पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अगली बार से कम जो है 200-300 लोगों की उपस्थिति मुझे चाहिए। एटलीस्ट प्रेजेंट सर लिखा करिए इसमें, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट एससीएस टीम लिख सकते हैं। जो सबसे क्रिएटिव तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा उसका कमेंट में पिन करूंगा और अगले वीडियो में शो करूंगा। रिक्वेस्ट है सभी लोग अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें, अटेंडेंस लगाएं यहाँ पे। लास्ट सेशन में कुछ हमने सवाल आपके लिए छोड़े थे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये सही है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। क्यों होता है? खाद्य श्रृंखला में जीवों से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है और इस ऊर्जा को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से इसको एक दिशीय कहते हैं। यानी कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस सब को पूरा करने के लिए, होम्योस्टेसिस परफॉर्म करने के लिए, तो वो एनर्जी वापस उपयोग में नहीं लाई जा सकती। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं एनर्जी का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला हमने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सर्विस सेक्टर इज आर करेक्ट? रिटेल फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर। तो रिटेल सामान बेच करके आप एक तरीके से सर्विस ही देते हैं, तो ये टर्सरी सेक्टर का भाग है, सही। R&D इज अ पार्ट ऑफ क्वाटरनरी सेक्टर। क्विनरी दिया होता तो वो भी सही होता, क्वाटरनरी दिया तो वो भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। और सेवा क्षेत्र के संदर्भ में ये हिंदी में प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करिए कि वॉइस को फॉलो करिए, ठीक है। टेक्स्ट तो डिफरेंस के लिए दिए हुए, टेक्स्ट तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, जो जरूरी वाला है वो मैं दोनों में लिख करके लाता हूँ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्य त्वरित आर्थिक स्थिरीकरण और व्यापक आर्थिक संतुलन प्राप्त करना, ये सही। और बिना किसी आयात लाइसेंस के उदारीकृत व्यापार प्रणाली स्थापित करना, सही। एक विनिमय दर प्रणाली सृजित करना जो रुपयों को परिवर्तनीय बनाए, रुपीज को कन्वर्टिबल बनाने के लिए यहाँ पर कई सारे विचार किए गए थे, तो सही।
भारत में गरीबों का सामाजिक समावेशन प्राप्त करना, ये कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था और सेकेंडरी में भी ये नहीं था। बेसिक यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग थी, तो इसमें गरीबों का सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन ये नहीं था। उद्देश्य और उद्योगों के मामले में आत्मनिर्भर बनना ये भी नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे थे, इम्पोर्ट का सस्ता बनाने के बारे में सोच रहे थे। तो आत्मनिर्भर बनने जैसी कोई बात नहीं थी। आत्मनिर्भर तो बनना एक पहले से लक्ष्य चल रहा था, लेकिन आर्थिक सुधारों में नहीं शामिल था। तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़े थे, तो उससे जो सवाल पूछे गए हैं इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। ये तो आसानी से कर सकते हैं, अगर जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा बिना रिवीजन के भी कर सकते हैं इसको। इसका आंसर बताइए। लानोस, टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड, ये कहाँ कहाँ मैच होंगे? इनमें से एक नॉट करेक्टली मैच्ड है। डाउन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, स्टेपी टेम्परेट, सेल्वा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टाइगा टेम्परेट फॉरेस्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप किया गया था? बेस्ड ऑन लैंग्वेज, क्योंकि 3 हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एक धार, दूसरा जेवीपी और तीसरा फजल अली। तो कब आया था? इसमें ऐसा कोई जिक्र मतलब कब आया था ये आपको बताना है। जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को जिसने एक्सेप्ट किया था, दो मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिजेक्ट कर दिया था आइडिया, एक ने एक्सेप्ट किया था, उसी का आपको ईयर बताना है। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच? यूएस से लिया है, स्विट्जरलैंड से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, या यूएसएसआर से लिया है हमने कंकरेंट लिस्ट का फीचर। रिप्रेजेंटेटिव टू टैलेंट एक्सपीरियंस सर्विस, जैसे हम राज्यसभा में 12 सीटें रिजर्व करते हैं आर्ट कल्चर से आने वालों के लिए, आर्ट कल्चर से आने वाले लोगों के लिए जो सीट्स रिजर्व की जाती हैं, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है? अब कुछ सवाल अब अगले लेक्चर में वीडियो नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप कमेंट करके तब तक बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जिस लोगों ने क्लास अटेंड करी है कायदे से, क्योंकि डे वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो पिछले दिन का आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज या तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो रिवाइज नहीं किया, इसलिए पता चलेगा। उत्तर ये आप बताइए क्या इसका उत्तर होगा। प्रायद्वीपीय भारत की मध्य उच्च भूमि में अरावली, मालवा का पठार और विंध्य पर्वतमाला शामिल है। सतपुड़ा पर्वतमाला वास्तव में मध्य उच्च भूमि का भाग नहीं है, यह मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें। द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इंक्लूड्स द अरावली, द मालवा प्लेट्यू, द विंध्यन रेंज। सतपुड़ा रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, इट इज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। क्या इसका आंसर होगा? अगला भौतिक अवसंरचना में यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल करते हैं? परिवहन, टेलीकॉम संचार, बड़े बांध, सिंचाई व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? और फिर ये एक और क्वेश्चन, ये काफ़ी जरूरी हो सकता है, उत्तर प्रदेश से लिंक है ये। बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च भूमि का उत्तरी भाग है। ये पठार ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। सिद्ध बाबा इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इतिहास में आज हमको स्टडी करना है शैव, भागवत और शाक्त संप्रदाय के बारे में। महाजनपद काल का भाग 1 वैसे मैं यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर हिस्ट्री में ज़्यादा लंबा टॉपिक हो गया तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, महाजनपद काल को। भूगोल में हमको स्टडी करना है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और तटीय मैदानों को। और राज्य व्यवस्था में 7वीं अनुसूची और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। भारत में नियोजन का भाग 1 नंबर करेंगे, भाग नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और इन्वायरमेंट में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का सारा बेसिक और फैक्ट्स यहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शैव संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं। शैव शिव शब्द से मिलकर के बना है। सारे वो लोग जो शिव की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे, उनको शैव कहा गया था। शैव जैसे शक्ति की जो उपासना करते हैं उनको शाक्त कहा जाता है। ठीक है, तो शैव या शिव उपासना के बारे में बात करते हैं। शिव उपासना के स्रोत क्या क्या है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की मुहर मिली थी, जिसमें डिफरेंट जानवरों के साथ आदियोगी पशुपति को दिखाया गया था, पशुपतिनाथ को दिखाया गया था। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख है, और उत्तर वैदिक काल में रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता बन करके उभरे थे नारायण के साथ या विष्णु के साथ। विष्णु रुद्र महत्वपूर्ण देवता प्रजापति के साथ थे। उत्तर वैदिक काल में नैनार संतों ने 6ठी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, नहीं ईस्वी में, ये ईस्वी लिखा हुआ है, यानी कि एडी में 6 से 8 सेंचुरी एडी में जो है नैनार संतों ने ये प्रचार किया था शिव भक्ति का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ईस्वी इस तरीके से लिखते हैं, ई पूल अब लिखा रहता है ईसा पूर्व, तो उसका मतलब बीसी होता है। ठीक है, पतंजलि की महाभाष्य में शिव उपासना की जानकारी मिलती है कि शिवलिंग की पूजा होती थी। कुषाणकालीन सिक्कों पर जो है शिव के त्रिशूल बना हुआ मिलता है। कुषाणकालीन सिक्कों में त्रिशूल मिलता है, नंदी बना हुआ देखने को मिलता है, शिव बने हुए देखने को मिलते हैं, शिव नंदी इन सब का
उल्लेख मिलता है। नंदी बैल ये सब बने हुए देखने को मिलते हैं कुषाण कालीन सिक्कों पर, तो इससे हमको पता चलता है कि शिव की आराधना होती होगी। उदयगिरी की गुफाओं में जो है ये शिव उपासना के स्रोत मिले हैं हमको गुप्तकालीन। गुप्त अगर हम साम्राज्य की बात करें तो बेसिकली वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव मत को मानने वाले अनुयायी थे, और ये इनका राज धर्म यानी कि स्टेट रिलीजन भी था वैष्णव धर्म गुप्त लोगों का। लेकिन उनके काल में शिव पूजा भी होती थी, हम लोग कह सकते हैं। कालिदास का जो कुमार संभव है इसमें शिव की आराधना मतलब शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। चोल शासक जो थे, खासकर मेडिवल चोल शासक, संगम काल के नहीं, मेडिवल काल के चोल शासक जो थे, ये लोग शिव की उपासना करते थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इसके बाद शैव संप्रदाय की अगर हम बारे में बात करें तो वी एस पाठक ने मध्ययुगीन शैव संप्रदायों से जुड़े अभिलेखों का अध्ययन किया था और ये बताया था कि इनके डिफरेंट सब सेक्ट ये थे, यानी शिव भागवत संप्रदाय। सबसे पहला उल्लेख इसका पतंजलि की महाभाष्य में हुआ है शिव भागवत संप्रदाय का। मत्त मयूर संप्रदाय चेदी वंश के अभिलेखों में, खारवेल शासक के अभिलेखों में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आगमंत संप्रदाय, इसके संस्थापक अघोर शिवाचार्य हैं, और शुद्ध शैव संप्रदाय के श्रीकांत शिवाचार्य। पाशुपत या लकुलीश संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश नामक ब्रह्मचारी है। ठीक है, ये शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, लाकुल या लकुलीश। तो ये शैव के बारे में हो गया। शिव धर्म से संबंधित या शैव संबंधित डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टेम्पल्स हैं, बेसिकली शिव टेम्पल, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर ओडिशा में, ये भूमरा मध्य प्रदेश में गुप्त युग का शिव मंदिर भूमरा में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली ये है नचना कुठारा का मंदिर, पार्वती मंदिर जो है ये पन्ना में है, नचना कुठारा मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर जो है ये सतना जिला में है, ना कि पन्ना में, सतना में है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। कैलाश मंदिर, ये कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन पल्लव मल्ल ने किया था, करवाया था कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। और कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण चंदेली शासकों ने करवाया था। रुद्र महाकाल या रुद्रमाल मंदिर, ये गुजरात के सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। काठियावाड़ के सिद्धपुर में। वृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज फर्स्ट ने तंजौर में करवाया था, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है वृहदेश्वर मंदिर। सोमनाथ मंदिर, ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, ये भी शिव टेम्पल है। और नटराज टेम्पल चिदम्बरम में, ये भी शिव मंदिर है। विश्वनाथ टेम्पल ये वाराणसी में। विरूपाक्ष टेम्पल ये हम्पी में कर्नाटक बनवाया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव धर्म संबंधित हैं, ये कहाँ कहाँ हैं उसके नाम दिए हुए हैं। सोमनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुष्मेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम तमिलनाडु में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख ये हैं। ठीक, इस तरीके से। बाकी वैष्णव धर्म के बारे में बात करें तो विष्णु पूजा इसमें होती थी, और विष्णु पूजा के साथ और किन किन देवों की पूजा होती थी। विष्णु जी की लाइफ से संबंधित जो लोग हैं, जैसे उनके पुत्र प्रद्युम्न, इन सब की पूजा वगैरह होती थी इसमें। अब विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे मत्स्य अवतार, विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार मत्स्य अवतार, जब भगवान मछली का रूप धारण करके यहाँ पे आए थे। कूर्म यानी कश्यप का अवतार यानी कछुए का अवतार लेकर के आए थे समुद्र मंथन के समय। ठीक है, विष्णु कछुए का अवतार लेकर के आए थे, इसको कूर्म अवतार कहा जाता है। फिर वराह का अवतार लेकर के आए थे पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए। दामोदरपुर अभिलेख में वराह के दो रूपों यानी कोकामुख स्वामी और श्वेत वराह स्वामी का उल्लेख किया गया है दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन में, दामोदरपुर अभिलेख में। दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन का संबंध गुप्त काल से, ध्यान रखिएगा। और विष्णु के 12 अवतार की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाण युग की है, जो कि मथुरा से प्राप्त हुई है। एक प्रतिमा उदयगिरी की गुफा से मिली है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय की ये प्रतिमा है एक जो मिली है। इसमें वराह अवतार को दिखाया गया है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय की प्रतिमा है वराह अवतार की, याद रखिएगा। फिर वामन अवतार इस रूप को धारण करके 3 पगों से प्रसारित पृथ्वी को नाप लिया था। परशुराम अवतार, इसके बारे में जानते हैं। राम अवतार, सिरपुर के मंदिर में राम मूर्ति के बगल में ध्यानी बुद्ध की मूर्ति मिलती है। कृष्ण अवतार, बांसुरी वादक तमिल देवता मैयन या सवालिया समझा जाता है, इनका जो संबंध है। बुद्ध अवतार, मत्स्य पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। कल्कि अवतार ये फ्यूचर अवतार है। नरसिंह अवतार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था। तैत्तरीय उपनिषद में इस अवतार का वर्णन मिलता है। इस अवतार की प्रतिमाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 15 में ये अवतार की प्रतिमा देखने को मिलती है। नरसिंह अवतार को शो किया गया है।
नरसिंह अवतार की ये प्रतिमा राष्ट्रकूट काल में बनवाई गई थी, एलोरा की गुफाओं में, गुफा संख्या 15 में। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए थे, इनकी संख्या 12 है। सबके नाम नहीं पूछते हैं, लेकिन एक जो महिला अलवार थी उनका नाम अंडाल या कोदई है। अंडाल या कोदई एकमात्र महिला अलवार संत है, इनका नाम पूछा जा चुका है। अंडाल या फिर कोदई, इनका नाम ध्यान रखिएगा। वन एंड ओनली फीमेल अलवार सेंट। अब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साथ ज़्यादातर रिलीफ फीचर्स इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, चाहे बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में हो, चाहे क्लाइमेट के टर्म्स में हो, इनको हमको स्टडी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी को कंपेयर करते हुए ईस्टर्न घाट्स को भी देखेंगे हम लोग। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करें तो इसका विस्तार, सबसे पहले एक्सटेंशन जो है ये कहाँ से कहाँ तक है। एक्सटेंशन इसका है सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक। सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है। अच्छा, एक बड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम वेस्टर्न घाट्स को गुजरात में मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो यूपीएससी में एक बार माना गया था कि गुजरात में एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट्स का, तो आप मानिएगा। और इतना वो डिस्प्यूटेड रहा था कि अब ज़्यादा पूछे जाने की संभावना तो है नहीं, लेकिन गुजरात में है एक्सटेंशन। गुजरात, गोवा और नीचे आते हुए ये पूरा कन्याकुमारी तक एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट्स का। और सतपुड़ा रेंज से शुरू होकर के ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर सबसे ऊंची चोटी पूरे वेस्टर्न घाट्स की और पूरे पेनिनसुलर इंडिया की अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई हिल्स का भाग है अनाईमुड़ी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये आरओ पेपर में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कई बार, 2018 में पूछा था, एक और एग्जाम में पूछा था। और जो रिवर्स इससे निकलती हैं इसके बारे में कई बार यूपीएससी पूछता है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वेस्टर्न घाट से निकलने वाली, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, काबिनी, ये सब है। एक बार देख लीजिएगा, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, काबिनी। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भरतपुड़ा या भरतपुझा, शरावती, नेत्रवती, पेरियार और मांडवी। वेस्ट फ्लोइंग है भरतपुझा, शरावती, नेत्रवती, पेरियार और मांडवी। मांडवी रिवर गोवा के आसपास बहती है, बाकी सब केरल से संबंधित रिवर्स हैं। शोला फॉरेस्ट कॉफी कल्टीवेशन के लिए ये जाना जाता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन इसलिए होता है क्योंकि जो इसका हिस्सा कर्नाटक रीजन पड़ता है वहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं इसमें, डेसिडिवस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। जब हम क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हिस्से में डेसिडिवस, कौन कौन से हिस्से में एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस है, ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा ब्रेक नहीं है। जबकि ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकॉन्टिन्यूस है और जो हिमालयन रिवर्स हैं जब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो उसको डिसेक्ट की हुई हैं। तो ईस्टर्न घाट ज़्यादा डिसेक्टेड है, डिसकॉन्टिन्यूस है, जबकि वेस्टर्न घाट्स जो है ये कॉन्टिन्यूस रेंज है, ज़्यादा ब्रेक नहीं है इसमें। और इसी वजह से इसमें कुछ घाट या फिर गैप या फिर हम लोग कह सकते हैं पासेस बनाए गए थे। तो भोर घाट, पाल घाट या पलक्कड़, थाल घाट, नाने घाट, तमीनी घाट, कसारा घाट, ये सब जो घाट हैं ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में। भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी नाने घाट, ताम्हिनी घाट, कासारा घाट, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है। ठीक है, और जो है अब ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट्स डिसेक्टेड और डिसकॉन्टिन्यूस हैं। जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर सिस्टम की वो इसको काटती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरते समय, तो ये डिसेक्टेड है। और एलिवेशन इज लोअर कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स, एलिवेशन कम है, मतलब वेस्टर्न घाट्स की चोटियाँ ज़्यादा ऊंची है जबकि ईस्टर्न घाट्स की चोटियाँ कम ऊंची हैं। वेस्टर्न घाट्स के पूरे पेनिनसुलर इंडिया के हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, लेकिन हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट्स की है वो महेंद्रगिरी मानी जाती है एज पर एनसीईआरटी बुक। और जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जिंदागड़ा को भी सही मान रहे हैं। वेस्ट बंगाल पीसीएस में जिंदागड़ा को सही माना था, महेंद्रगिरी को गलत मान लिया। जिंदागड़ा को कभी कभी अरमाकोंडा भी लिखा जाता है, तो उसको भी कंसीडर करिएगा। जो जैसा ऑप्शन में आपके सामने सिचुएशन उस हिसाब से आप करिएगा। अरमाकोंडा या जिंदागड़ा सही है, महेंद्रगिरी दिया हो तो सही है। वंशधारा और नागावली नदी का उद्भव इसके पूर्वी घाट से होता है। वंशधारा और नागावली ओडिशा स्टेट में बहती है और इनका उद्भव ईस्टर्न घाट से होता है। यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो मैंने यहाँ पे फैक्ट ले लिया है। कई बार यूपीएससी का अगर कोई फैक्ट पूछा होता है तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में स्टेट पीसेस जो है शामिल करने का प्रयास करते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नीलगिरी हिल्स, देखिए मैंने बीच में लिखा है तो ये आपको याद भी रहेगा कि नीलगिरी हिल्स दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है अराउंड द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे जो स्थित है वो है नीलगिरी। नीलगिरी रेंज जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करता है ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के बीच में। जो कनेक्टिंग लिंक है वो है नीलगिरी। वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र रीजन में सह्याद्री नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था, सह्याद्री नाम से इसको महाराष्ट्र रीजन में जानते हैं वेस्टर्न घाट्स को।
अभी दोनों घाट्स क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके अराउंड कोस्टल जो स्टेट्स हैं उनको, ये हम क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय मैदानों के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट लाइन जो भारत की है वो है 7516.6 किलोमीटर, और इसमें मेनलैंड की है 6100 किलोमीटर, और बाकी इंडियन आइलैंड्स की अगर मिला दें 1197, तो लगभग इतनी हो जाती है। ये फैक्ट हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए, तो ये अभी भी रेलिवेंट है, ठीक है। और भारत की तटरेखा ऐसी है कि बहुत ज़्यादा साइट्स यहाँ पर नेचुरल हार्बर के लिए नहीं है, तो ज़्यादातर यहाँ पर मैन मेड हार्बर बनाने पड़ते हैं। भारत की ज़्यादातर कॉस्ट लाइन जो है स्ट्रेट और रेगुलर कॉस्ट लाइन है, और इसका रीज़न ये है कि गोंडवाना लैंड की फॉल्टिंग से बनी थी, तो इस वजह से रेगुलर और स्ट्रेट है ज़्यादातर भारत की कॉस्ट लाइन। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का। और डेल्टा ऑफ मतलब ये इसमें कौन कौन सी नदी के डेल्टा शामिल हैं, ईस्टर्न कोस्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्वी जो तटीय मैदान है उनकी, तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टा इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वही डेल्टा क्रिएट करती हैं, बाकी वेस्ट फ्लोइंग तो ज़्यादातर एस्चुरीज वगैरह बनाती है। चिल्का और पुलिकाट लेक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। पुलिकाट लेक 2 राज्यों द्वारा शेयर की जाती है, उन 2 राज्यों के नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। रीजनल नेम्स जो है ये पूछे जाते हैं कई बार आजकल। तो ओडिशा में जो कॉस्ट पड़ता है उसको हम लोग उत्कल कोस्ट बोलते हैं, उत्कल का तटीय मैदान इसको बोलते हैं। और जो नॉर्दर्न रीजन जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, जो नॉर्दर्न रीजन है वो किस नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न पार्ट किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं हम लोग नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार, ये ध्यान रखिएगा। फिर रीजनल नेम तो ओडिशा में उत्कल कोस्ट कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्रा रीजन में इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु और आंध्रा रीजन के कोस्ट को बोलते हैं पायन घाट या फिर कोरोमंडल कोस्ट, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल कोस्ट या फिर पायन कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट इज अ कोस्ट ऑफ इमरजेंसी, कोस्ट ऑफ इमरजेंस है तमिलनाडु कोस्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये है कोस्ट ऑफ इमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस और कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको डिटेल में फिगर के साथ, तब तक ये ध्यान रखिए। कच्छ और काठियावाड़ जो है ये वैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ है। कच्छ एंड काठियावाड़ इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कई बार इसको प्लेट्यू रीजन भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में क्या मानेंगे, कच्छ एंड काठियावाड़ इज कंसिडर्ड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में अगर बात करें हम, तो गल्फ ऑफ कैम्बे से लेकर केप कमोरिन तक इसका एक्सटेंशन है। गल्फ ऑफ कैम्बे टू केप कमोरिन इसका एक्सटेंशन है, ये ध्यान रख सकते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे टू केप कमोरिन। और इस नॉर्थ से सदर्न डिवीजन इसको देख लेते हैं। अब सबसे जो कह सकते हैं नॉर्दर्न डिवीजन है ये है कोंकण कोस्ट, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज कोंकण कोस्ट। और फिर इसका मिडिल रीजन है कर्नाटका का कोस्ट, और ये है फिर सदर्न पार्ट है इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, मालाबार कोस्ट या फिर केरल कोस्ट इसको भी कहा जाता है, ठीक है। कोंकण में क्या क्या आता है, महाराष्ट्र गोवा का रीजन आ जाता है। कर्नाटक ये जो केरला का कोस्ट है या फिर मालाबार कोस्ट है, ये इमरजेंट कोस्ट लाइन इसको बोला जाता है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, मालाबार कोस्ट को ये ध्यान रख सकते हैं। और जो केरल कोस्ट है यहाँ पर मोनाजाइट सैंड मिलती है, मोनाजाइट सैंड बहुत ही ज़्यादा इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। मोनाजाइट सैंड ये पाई जाती है केरल के तट पर, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। और महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्ट है ये कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस इसको कहा जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है महाराष्ट्र एंड गोवा कोस्ट, और कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है ये केरल का कोस्ट, ठीक है। कोस्ट का मतलब यहाँ पर तटीय मैदान। अच्छा, एक फीचर जो है ये बैक वाटर्स, लागून और लेक्स का, मतलब कई सारे झीलें बैक वाटर लागून से पाए जाते हैं। बैक वाटर्स को लोकली कयाल बोला जाता है। तो कयाल जो है किसका फीचर है, मालाबार कोस्ट का या फिर केरल कोस्ट का, ये ध्यान रखिएगा। कयाल ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मालाबार कोस्ट में पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है कई जगह, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम लोग ये कह सकते हैं ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस भी है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर इसके दोनों हिस्सों में अलग अलग तरीके की कोस्ट लाइन पाई जाती है। महाराष्ट्र गोवा रीजन में कोंकण कोस्ट में कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है, और जबकि मलाबार रीजन में कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है। तो ये याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो हमने लिख रखा है कि क्लिफ, शोल्स और रीफ, ये किसका फीचर है, कोंकण कोस्ट में ये क्लिफ, शोल्स या फिर रीफ पाए जाते हैं, क्लिफ, शोल्स और रीफ। प्लानिंग इन इंडिया का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। तो प्लानिंग इन इंडिया का बेसिकली बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में।
कि आज़ादी से पहले क्या बैकग्राउंड था, आज़ादी के बाद कौन-कौन से प्लान यहाँ पर हुए और जो योजना आयोग बना उससे पहले क्या-क्या गतिविधियाँ हुई, ठीक है? इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्लान हमको स्टडी करना होता है, वो है यहाँ पर बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान इसको बोला जाता है और इसको कई बार कहा जाता है भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना, यानी कि अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान उस समय के लोकप्रिय पूंजीपति जो थे, जैसे अर्देशीर दलाल वगैरह, ठीक है? बड़े-बड़े उद्योगपति उन लोगों ने तैयार किया था। अर्देशीर दलाल, जे.आर.डी. टाटा और जो है जॉन मथाई, कस्तूरभाई, लाल भाई, जो है घनश्याम दास बिड़ला, ये सब जो बड़े-बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों ने बॉम्बे प्लान यहाँ पे तैयार किया था 1944-1945 में, आज़ादी के जस्ट पहले। और लेकिन उससे भी पहले भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में था, कांग्रेस, उसने अपनी ये प्लानिंग कमेटी बनाई थी। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए एक आर्थिक नियोजन का विस्तार प्लान जारी करने के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति या फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी का सृजन किया था और अध्यक्ष इसके बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि एमपीपीएससी ने 2013 में एक सवाल पूछा था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ने ही, सुभाष चंद्र बोस से, ध्यान रखिएगा। स्थापना अगर पूछे या कमेटी का सृजन पूछे कि किसने किया, तो ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। अगर कहें कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लीडर कौन बने थे, चेयरपर्सन कौन बने थे, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रतिवेदन ये बहुत दिन बाद अपना दे पाए थे क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग गतिविधियों में बिजी हो गए थे, भारत छोड़ो और फिर इंटरिम गवर्नमेंट वगैरह। 1949 में फाइनल रिपोर्ट आई थी, ये आईएनसी की, ये प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट फाइनली आई थी 1949 में। हालांकि कमेटी कब बन गई थी, 1936 में। तो नियोजन का पहला प्रयास 1936 से माना जाता है। बाकी उद्योगपतियों ने अपना जो ये रिफॉर्म पेश किया था या फिर अपना प्लान पेश किया था, इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कांग्रेस की थी और बॉम्बे प्लान क्लब के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें इन लोगों ने एक पैक्ट किया था कि महत्वपूर्ण समझौते इनके लिए हुए थे। कृषि पुनर्गठन पर विचार किया गया था बॉम्बे प्लान में, तीव्र औद्योगिकरण पर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी उद्योगों का विकास करने को लेकर यहाँ पे समझौता किया गया था और मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए यहाँ पर बॉम्बे प्लान में बात की गई थी। बॉम्बे प्लान और जो ये गठबंधन है आईएनसी के नेशनल प्लानिंग कमेटी का, वो आपने देखा यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, बॉम्बे प्लान काफी सारे उद्योगपतियों द्वारा बैक किया गया था, तो कांग्रेस इसको सपोर्ट करने वाली थी आज़ादी के बाद। तो ये सब था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गांधीयन प्लान पर। गांधीयन प्लान एक अलग तरीके की योजना पर विचार किया गया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल को इसको ड्राफ्ट करने का श्रेय जाता है। इसमें सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था कि कृषि पर ही हमको बल देना चाहिए, जो भारत का यूएसपी था उस समय। भारत का मजबूत पक्ष जो था अंग्रेजों के समय में, वो कृषि था। तो गांधीवादी योजना में कहा गया था कृषि पर बल देना चाहिए, उद्योगों पर भी जो है बल देना चाहिए, लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर बड़े बड़े कारखाने नहीं, कुटीर और ग्राम उद्योग पर यहाँ पर विकास करना चाहिए। तो गांधीयन प्लान यही कहता है, कुटीर और ग्राम स्तर के उद्योगों का विकास करना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने के बजाय, मशीनों से काम करने के बजाय जो लोग हैं उनको रोजगार देना चाहिए। ग्राम में छोटे स्तर पर कुटीर उद्योगों पर सरकार को फोकस करना चाहिए। आत्मनिर्भर गांवों के साथ भारत के लिए एक विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो इन लोगों ने बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया था गांधीयन प्लान में। किसका था ये? श्रीमन नारायण अग्रवाल का। ध्यान रखिएगा कब आया था, 1944, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पीपल्स प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। जो कम्युनिस्ट लीडर थे उस समय, एम एन रॉय, इन्होंने पीपल्स प्लान दिया था। 1945 में इस योजना को इन्होंने तैयार किया था और इस योजना को मार्क्सवादी समाजवाद यानी मार्क्सवादी सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पर आधारित ये था। जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनकी बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान है उस पर ध्यान दिया गया था इसमें। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को समान रूप से महत्व इसमें दिया गया था। कृषि भी जरूरी है, औद्योगिक क्षेत्र भी जरूरी है, ठीक है। पीपल्स प्लान में कहा गया था कृषि भी जरूरी है और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी जरूरी है। मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधार, 1990 में जो ये नारा दिया गया था, ये पीपल्स प्लान से ही प्रेरित था। ये आर्थिक सुधार जो आप करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये हो गया पीपल्स प्लान के बारे में। यहाँ पर फिर इतना काफी है। फिर सर्वोदय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वोदय में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। सर्वोदय टर्म जो सबसे पहले गांधी जी ने दिया था, सर्वोदय टर्म, या फिर जब हम सर्वोदय शब्द के बारे में बात करेंगे, सर्वोदय शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो उसमें विनोबा भावे ऑप्शन में होगा, जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में होगा, गांधी जी ऑप्शन में होंगे। लेकिन आपको मानना सिर्फ ये है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सर्वोदय शब्द को गढ़ा था। अनटू द लास्ट पुस्तक जो जॉन रस्किन की थी, उसका ट्रांसलेशन करते समय सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले किया था।
सो द टर्म सर्वोदय वॉज कॉइन्ड बाय गांधी जी। सर्वोदय शब्द सबसे पहले गढ़ने का काम किया था गांधी जी ने। सर्वोदय आंदोलन, अब आ गया सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय आंदोलन चलाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? ये इसमें गांधी जी नहीं होगा। सर्वोदय आंदोलन का श्रेय जाता है विनोबा भावे को। विनोबा भावे को जाता है सर्वोदय आंदोलन चलाने का श्रेय। और सर्वोदय योजना का श्रेय किसको जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में इस योजना का सृजन किया था। इसको सर्वोदय योजना कहा गया था। रचनात्मक कार्यों की गांधीवादी तकनीक और आचार्य विनोबा भावे की जो सर्वोदय आंदोलन की जो अवधारणा थी उसी से प्रेरित था। योजना के प्रमुख विचार गांधीवादी योजना के समान ही थे, यानी जो गांधीयन प्लान था श्रीमन नारायण अग्रवाल का उसी से प्रेरित था। मतलब गांधीयन योजना के समान ही इसके ऑब्जेक्टिव्स थे और इसकी अवधारणा थोड़ा बहुत उसी से सिमिलर थी, क्योंकि इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। गांधीयन प्लान में भी ज्यादातर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं की गई थी। यानी कि प्लानिंग हो चाहे प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो, उसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। गांधीयन प्लान भी यही कहता था और सर्वोदय प्लान भी यही कहता था। 1960s में भारतीय नियोजन प्रक्रिया का नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? जो प्लानिंग जो हो रही थी 1960s में, उसमें टोटल जो नियोजन यानी प्लानिंग था उसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया, टोटल सेंट्रलाइजेशन किया गया। लोगों की भागीदारी नहीं सुनिश्चित की गई। मतलब जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स जो स्कीम बनाते थे वही स्कीम जो लागू की जाती थी किसके द्वारा? लोकल लेवल ब्यूरोक्रेट्स या फिर सरकार के कर्मचारियों द्वारा उसको लागू करने का काम किया जाता था। लोगों की भागीदारी नहीं सुनिश्चित की जाती थी, ना प्लान को बनाने में ना प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। 1960 में जितनी भी योजनाएं आई हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से आगे की योजनाएं जितनी भी आई हैं 1960s में, ज़्यादातर योजनाएं जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के तहत आई थी, यानी कि ऊपर से बन करके योजना आई थी, उसको नीचे सरकारी अधिकारियों द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाना था। तत्कालीन सत्ताधारियों द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को नापसंद किया जाता था। उस समय जो भी सत्ता थी और सत्ता संबद्ध लोग वो जो है डिसेंट्रलाइजेशन के विचार को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अच्छे से पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। 1961 में जयप्रकाश नारायण समिति का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण कमेटी, जेपीसी कमेटी जो बनी थी, इन्होंने कहा था कि हमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और वही बात आगे फलित भी होती है। जयप्रकाश नारायण समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में योजनाओं के सृजन और क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला था कि योजनाएं बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो है सहयोग लेना चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम पार्ट 2 जब करेंगे, जब योजना आयोग का सृजन होगा और जो आगे कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह, और आगे चल करके कैसे यहाँ पे नींव रखी जाती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की और डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चल करके जो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो परिणत होता है 90s में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। अभी इकोनॉमी के लिए इतना सफिशिएंट है, इतने फैक्ट इतना डाइजेस्ट करना ठीक है। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यानों पर, ठीक है, एनवायरमेंट सेक्शन में। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें तो पहले बेसिक समझिए। राष्ट्रीय उद्यान कहीं डिफाइंड नहीं किया गया। व्हाट इज नेशनल पार्क, ये कहीं डिफाइंड नहीं है। नेशनल पार्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया को कहाँ पर डिफाइन किया गया? प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइन किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किया गया है उसी का एक टाइप है नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे स्टेटमेंट में दे दें कि नेशनल पार्क को यहाँ यहाँ फला फला जगह डिफाइन किया गया है तो वो इनकरेक्ट होगा। नेशनल पार्क को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है भारत के किसी भी विधि में। नेशनल पार्क है क्या? नेशनल पार्क ऐसे क्षेत्र हैं जिसे राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है सीमांकित किया जाता है। ऐसी कुछ सीमा बना दी जाती है कि ये फला हिस्सा नेशनल पार्क है और यहाँ पर अब गतिविधियाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज अब नहीं होगी और यहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम जो है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है इसको संरक्षण दिया जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में अधिक प्रतिबंध होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बार शायद पूछा भी गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तुलना में नेशनल पार्क्स में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित और परिभाषित की जाती हैं। ये सही है, एकदम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स तक लिखे जाते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन का भी ध्यान से पढ़ा हो नेशनल पार्क का, तो कोऑर्डिनेट्स तक उसमें लिखे जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक नेशनल पार्क का विस्तार है, और स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट्स वगैरह पब्लिश करती है। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता का संरक्षण होता है। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं जरूरी वाले। यहाँ पर किसी भी मानवीय गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटी की अनुमति नहीं होती है। किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को नेशनल पार्क में अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे आपके सामने ऑप्शन में अगर आ जाए कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है तो वो नहीं अलाउ है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में डिग्रेड नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार अगर नेशनल पार्क बन गया तो उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं घोषित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बार अगर कोई एरिया प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क के रूप में नोटिफाई हो गया तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे चल करके नहीं बनेगा।
अब ये फैक्ट जो हमारे एग्जाम में आते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार आइलैंड में। फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो है नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरओ का 2016 वाला कैंसिल्ड पेपर जो है उसमें आया था प्रीलिम्स में। उसके बाद तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं, ये क्लैरिटी रखिएगा। ऐसे आपके एग्जाम में आ जाए कि सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है या फिर सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी भी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार कौन रखता है, ये आपसे पूछें तो राज्य विधानमंडल यानी जो है स्टेट लेजिस्लेचर रखता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करने की। आरओ मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2021 वाला, इसमें सवाल आया था, इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि किस स्टेट में और किस यूटी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, ये सही है। 11 नेशनल पार्क इस समय है, 11 नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। 11 नेशनल पार्क के साथ टॉप पर है मध्य प्रदेश नेशनल पार्क की संख्या के मामले में। वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या के मामले में टॉप पर कौन है, अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 96 है, करीब 96 सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आपसे पूछे कि स्टेट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अंडमान निकोबार तो यूटी हो गया, अगर हम स्टेट की बात करें कि स्टेट में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सिर्फ स्टेट की, तो वहां पर आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में ना दिया हो, मतलब अगर स्टेट पूछा हो तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेशनल पार्क इन इंडिया की सूची दी हुई है, इसको देखिएगा। ज़्यादा उत्तर प्रदेश में तो याद रखने वाले हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी वगैरह पढ़ना होता है। आप थोड़ा सा एक बार आइडिया रखिएगा कि ऊपर कौन से नीचे कौन से हैं, तो हो सकता है ये मैचिंग में लगाने को आ जाए। मैचिंग में लगाने को स्टेट और नेशनल पार्क मिलाने को कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार आपको पूरी सूची रिवाइज करनी चाहिए। मैं यहाँ पर लिस्ट वगैरह नहीं दिखाऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे नए तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क एक यूनियन टेरिटरी में है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में कौन से नेशनल पार्क हैं, या फिर कौन से नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इसकी क्लैरिटी रखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर बात कर ले रहे हैं संविधान की 7वीं अनुसूची आर्टिकल नंबर 246 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान किया गया है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। ये यहाँ पे अवधारणा है आर्टिकल नंबर 246 में और 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से जो लिस्ट पर कौन कौन से आइटम्स हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में लिस्ट नंबर 1 कहा गया यूनियन लिस्ट को, इसमें नेवल, मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्सेस, डिफेंस ऑफ इंडिया, डेलिमिनेशन ऑफ कंटोनमेंट एरियाज, नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्सेस, इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप पढ़ के थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे कि जो वैसे नेशनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल इंटीग्रिटी के संबंधित विषय हैं, ठीक है, जिनमें एक पूरी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एज अ कंट्री, वॉर एंड पीस, फॉरेन जुरिडिक्शन, एक्स्ट्राडिशन, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, एलियंस, रेलवेज, हाईवेज डिक्लेयर्ड बाय अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी नेशनल हाईवेज, लाइट हाउसेस, पोर्ट्स। तो इन सब पर अथॉरिटी किसकी है, यूनियन गवर्नमेंट की होगी। और कुछ लोकल इंपॉर्टेंस को जो विषय हैं उन पे अथॉरिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट दी हुई है, इसमें लोकल इंपॉर्टेंस के विषय होंगे, जैसे मेले त्योहार जो होते हैं, अलग अलग कह सकते हैं राज्यों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की पुलिस फोर्सेस होती हैं। जो रेलवे और विलेज पुलिस दोनों ही जो है एग्जाम में देखिए आ चुका है कि रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत आती है, तो रेलवे पुलिस हो चाहे विलेज पुलिस हो चाहे नॉर्मल पुलिस फोर्स हो, वो स्टेट के अंतर्गत ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स, प्रोसीजर इन रेंट एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, ठीक है, फी टेकन इन ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ये जो है लोकल गवर्नमेंट दैट इज टू से द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटी, अदर लोकल अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
आपने देखा लास्ट टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था पिछले प्रीलिम्स में, आपको याद होगा, उसमें ग्राम सभा के बारे में पूछा गया था कि ग्राम सभा को अथॉरिटी कौन देता है। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। जो लोकल जितनी भी अथॉरिटी होंगी किसी भी स्टेट में, उसको जो अथॉरिटी देने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा, क्योंकि वही कानून बनाता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। आपने देखा होगा कोविड के दौरान ये काफ़ी चर्चा हो रही थी कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए। ये काफ़ी यहाँ पे चर्चा हुई थी कि क्या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला जाना चाहिए हेल्थ को, क्योंकि ओवरऑल जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो यूनियन गवर्नमेंट का रोल उसमें बढ़ जाता है। तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन ये अभी स्टेट लिस्ट में है, इसको कॉन्करेंट में डाले जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन डाला नहीं गया, ध्यान रखिएगा। और libraries, museums, and other similar institutions controlled and financed by state. Communications, that is to say roads, bridges, ferries, means of communication not specified in list 1. Municipal tramways, ropeway, agriculture. एग्रीकल्चर पर काफ़ी चर्चा हुई थी। एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पर काफ़ी चर्चा हुई थी। जब किसान बिल आए थे, आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा का विषय बना था। तो ज़्यादातर विषय वही पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमको 100 के 100 लिस्ट जो यूनियन लिस्ट में आइटम्स है वो ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं है। 60 से ऊपर के आइटम स्टेट लिस्ट में, तो क्या ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है। फिशरीज जो है स्टेट लिस्ट में आता है। गैस और गैस वर्क्स जो है स्टेट लिस्ट में आता है। इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ये trade commerce with state subject to the provisions of entry 33. Production and supply of goods subject to provisions of 33. Markets, fairs, money lending and money lenders, relief of agriculture indebtedness, inns and innkeepers, ये सब जो है, ये बैटिंग गैम्बलिंग, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने, मान लीजिए जो बैटिंग ऐप आते हैं, कई बार जगह बैन किया जाता है। बैटिंग पर कानून कई सारे राज्यों में है, कई सारे राज्यों में नहीं है। जो नहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप होते हैं कि जो है ड्रीम 11 वगैरह, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कई सारे नहीं करते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट में जुए से संबंधित कानून है, कई सारे स्टेट्स में नहीं है। इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सैलरीज, अलाउंसेस, ट्रेजर ट्रोव जो है, जो खजाना गड़ा हुआ मिल जाता है, उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाती कानून। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर एक कंकरेंट लिस्ट का विषय है। कंकरेंट लिस्ट जैसे क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन आईपीसी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट एक्सक्लूडिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉस विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आप देखेंगे कई जगह पर लिखा हुआ है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 1 को छोड़ करके कानून बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुल मिलाकर बात यही कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही मैसेज देता है कि हमेशा जो विशेषाधिकार है वो यूनियन के पास रहेगा कानून बनाने के लिए। जैसे कुछ रेसिडिवरी पावर्स जो हैं, एक्सप्लिसिटली किसको मिली हुई हैं, यानी किसी भी लिस्ट में मान लीजिए कोई आइटम नहीं मेंशन्ड है और उस पर अगर कानून बनाना पड़ा तो कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है यूनियन बनाएगा। मान लीजिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी तो इसका लोकस भारत में नहीं जाता है। मान लीजिए कल को एआई को रेगुलेट करना पड़ा तो क्या राज्य कानून बनाएंगे? नहीं, जाहिर सी बात है यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो रेसिडिवरी पावर्स जो है ये यूनियन को दिए गए हैं। ऐसे ही भारत के संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म नहीं कहा जाता है। कुछ ऐसे कारण थे जो विद्वानों ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। नीति आयोग और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, देश में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए रेसिडिवरी पावर्स जो हैं वो यूनियन को दिए गए हैं। आपको कुल मिलाकर क्या करना है, जितने विषय ये जो हमने दिए हैं इनको एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, कौन से यूनियन लिस्ट में आते हैं, कौन से स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन से कंकरेंट में आते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल सुप्रीमेसी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फेडरल सुप्रीमेसी टू पार्लियामेंट ऑन कंकरेंट लिस्ट आइटम्स इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी अगर कभी भी कन्फ्लिक्ट होता है तो जाहिर सी बात है लोकस किसके पास रहेगा? यूनियन के पास रहेगा। ये क्लियर होना चाहिए कि जहां पर भी क्लैरिटी नहीं है या फिर कन्फ्लिक्ट की स्थिति है तो कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा, राज्यों को नहीं होगा। हालांकि एक जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए कि इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर ने अगर प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजा है, उस कानून पर अपनी सहमति नहीं दी है बल्कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा है, और अगर राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे देते हैं तो फिर स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा उस स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट जो है किसकी एड और एडवाइस पर काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि संघ का हिस्सा बनता है, वो अगर अपनी सहमति देता है तो उस राज्य में वो कानून को पारित होने का मौका मिल जाता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो आया था, तो उसमें 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से डिलीट करके कंकरेंट लिस्ट में डाले गए थे ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी के लिए। जैसे एजुकेशन को कंकरेंट में डाला गया था, फॉरेस्ट को डाला गया था, वेट्स मेजर्स को डाला गया था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को डाला गया था,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डाला गया था, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, मतलब सेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। कुछ विषयों को जानबूझ करके कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था जिससे मतलब यूनियन उसमें अपने कानून बना सके। अब जो अमेंडमेंट इससे संबंधित एक और ध्यान रखिएगा, जो जीएसटी संबंधित अमेंडमेंट सरकार ने किया था 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, इसमें संसद को वस्तु व सेवा कर के संबंध में कानून बनने का अधिकार उस दशा में मिला था जहां पर वस्तु व सेवाओं या फिर दोनों की आपूर्ति इंटर स्टेट होती हो। इंटर स्टेट कॉमर्स या फिर इंटर स्टेट ट्रेड के मामले में जो वस्तुओं सेवाओं पर जो कर लगता है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर किसको मिला था? संसद को मिला था, पार्लियामेंट को। अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पर राजमन्नार कमेटी के और सरकारिया कमीशन के नोट करना जरूरी है। 1971 में जो राजमन्नार कमेटी आई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो यूनियन लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 1 है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, और लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है, इसके विषयों का रीडिस्ट्रीब्यूशन एक बार होना चाहिए। एमिनेंट ज्यूरिस्ट और जो कानून के जानकार हैं उनको बिठा करके एक बार फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाना चाहिए फॉर सेक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ही राय थी राजमन्नार कमेटी की। वहीं सरकारिया कमीशन ने 1983 में घोषित कर दिया था कि अभी ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि जो ये लिस्ट हैं उनके विषयों को में अदला बदली की जाए। सरकारिया कमीशन ने कहा था कि लिस्ट में अदला बदलाई करने की जरूरत है नहीं, जबकि राजमन्नार कमेटी ने कहा था कि लिस्ट में अदला बदली की जा सकती कुछ आइटम्स की, विभिन्न तरीके के बड़े बड़े वकीलों की सलाह लेकर के। संविधान में स्पष्ट रूप से संघ सूची को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर तथा समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रधानता प्रदत्त है। यानी कुल मिलाकर यूनियन को ही ज्यादातर पावर्स यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है कानून बनाने के संदर्भ में। ये यहाँ पर क्लियर रखिएगा। स्टेटमेंट अगर आ जाए कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची को कंपेयर करें, और अगर राज्य सूची को समवर्ती सूची को कंपेयर करें तो किसकी प्रधानता होगी? हमेशा समवर्ती सूची और संघ सूची को। यानी कुल मिलाकर जो यूनियन है उसके पास ज़्यादा पावर रहेंगी यहाँ पर कानून बनाने के संदर्भ में। डे 6 में साइंस सेक्शन के रिवीजन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं रेडियो आइसोटोप, कि वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं, और जो अलग अलग रेडियो आइसोटोप हमें देखने के लिए मिलते हैं तो वो किन किन जगह पे यूज़ होते हैं। तो बेसिकली अभी तक एग्ज़ाम में जो सवाल बने हैं वो उनके यूजेस से रिलेटेड बने हैं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। आइसोटोप के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन हमेशा अनचेंज रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन चेंज हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, और जाहिर है कि उसके बाद एलिमेंट भी बदल जाएगा। तो अगर प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन फिर भी मास नंबर बदल जाए, और मास नंबर क्यों बदल जाए? क्योंकि न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, तो आइसोटोप बन जाता है, जिसे हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। अब जैसे ये कार्बन 14 ले लीजिए, तो कार्बन का मास नंबर होता है 12, जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 14 आ गया तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन ये न्यूट्रॉन 6 + 2 हो जाएंगे, क्योंकि 8 हो जाएगा, 6 8 14। तो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से ये आइसोटोप क्रिएट हो गया। और ऐसा ही बाकी सभी के साथ है। आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235, फॉस्फोरस 32। तो ये जो विशेष नंबर हर एक एलिमेंट के साइन के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सारे आइसोटोप हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये संख्या तो नहीं आने वाली एलिमेंट के केस में, तो जाहिर है कि ये आइसोटोप हैं। तो जब न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, तो एक चीज़ होगी इनके साथ, इनसे अल्फ़ा बीटा और इनकी वजह से गामा रे भी निकल आएगी। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से अल्फ़ा बीटा गामा रे निकालेंगे, और जो एलिमेंट अल्फ़ा बीटा गामा रे निकालते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। इस वजह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये टॉपिक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा रे निकल रही हैं इन सब से। अब एप्लीकेशन पार्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि जब अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलेंगी तो उनको किसी तरीके से यूज़ करके अलग अलग जगहों पर हम काम में ले सकते हैं। आइसोटोप 2 तरीके के होते हैं, एक अनस्टेबल, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलेगी, और एक स्टेबल, निकलेगी तो सही लेकिन कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। अगर आप C14 की बात करो, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब
पेड़ पौधे जानवर इनके अवशेष जब मिट्टी में दफन हो जाते हैं समय के साथ, तो लाखों सालों बाद ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोई भी जैसे हमें सैंपल मिला, वो प्लांट का हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, तो हमें ये पता करना है कि कितने सालों पहले ये मरा था। जैसे कोई लकड़ी पड़ी हुई है जंगल में और वो अचानक से दफन हो जाए नीचे, और बाद में खुदाई के बाद उसके अवशेष मिले और हमें ये जानना है कि कितने साल पहले ये दफन हुई, तो ये सब जो एज है कैसे पता चलेगी? C14 का यूज़ करके, और इसे कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। डेटिंग इसलिए क्योंकि हम पुरानी चीज़ों की एज पता कर रहे हैं, इसको दूसरा मत समझ लेना। अब इसके बाद आते हैं कोबाल्ट 60 के ऊपर। तो कैंसर के इलाज में ये यूज़ होती है, और क्यों होती है? क्योंकि गामा रे निकलती हैं इससे। और पिछले वाले वीडियो में गामा रे को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ें उसकी बताई थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्यों कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती है। तो कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में, आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस में कि वो उसका साइज बढ़ गया है कि छोटा है। और ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से कुछ इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वो कितनी भी डाइटिंग कर लें उनका वज़न डाउन नहीं जाता, और कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पतले रहते हैं, उनके शरीर में खाना ही नहीं लगता। तो ये प्रॉब्लम होती है थायराइड ग्लैंड के डैमेज की वजह से। तो ये पता करने के लिए आयोडीन 131, फिर उसके बाद फॉस्फोरस 31। ये कहाँ यूज़ होता है? एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हमें यूज़ करने पड़ते हैं आजकल, खाद वगैरह लगाना पड़ता है। तो इसी में मिट्टी किस खाद के लिए उपयुक्त है ये जानने के लिए हम लोग P31 का यूज़ करते हैं। अभी इसी के साथ साथ P32 समझ लेते हैं। ये ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। उसके बाद यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होता है, लेकिन इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में थोरियम ज़्यादा पाया जाता है। तो इंडिया के रिएक्टर में थोरियम ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी सब जगह यूरेनियम 235। ठीक। इसके बाद आर्सेनिक 74 माइनर ट्यूमर को डिटेक्ट करने में, जैसे मान लीजिए कैंसर होने का हमको शक है, तो वो कितना डेवलप हुआ है ये जानने के लिए, ज़्यादा करके ब्रेन कैंसर की संभावनाएं तलाशने के लिए यूज़ होता है आर्सेनिक 74। अब फटाफट से आ जाते हैं MCQ के ऊपर। अब बताइए 197 में इनमें से कौन सा है जो कि ट्यूमर को डिटेक्ट करने में यूज़ होता है, पता लगाने के लिए कि ट्यूमर है कि नहीं। तो अभी अभी हमने देखा आर्सेनिक 74। इसके बाद मैचिंग करिए यहाँ पे। तो आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के एक्टिवेशन के लिए, सोडियम 24 ब्लड डिफ्लेक्शन के लिए कि कोई नस है या कोई धमनी है तो उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं। और एक चीज़ और समझिए, सोडियम 24 एक जगह और यूज़ होता है, जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उसमें कुछ भी फ्लो कर रहा है, जैसे कि गैस, पेट्रोल, ये सब, तो फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, इस चीज़ की जांच के लिए भी। तो फिलहाल इससे क्या पता चलता है? A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2, 34 12, मतलब ऑप्शन C। ये सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो और आराम से आप अटेम्प्ट करो। इसके बाद वापस से वही क्वेश्चन आ गया कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए कौन सा आइसोटोप, तो आर्सेनिक 74। इसके बाद है कौन सा ऐसा रेडियो एलिमेंट है जो कि ब्लड फ्लो की स्पीड पता लगाने के लिए यूज़ होता है। तो अभी अभी हमने देखा नस में ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? सोडियम 24 से, मतलब रेडियो सोडियम D। इसके बाद सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा, इनफैक्ट जो कोबाल्ट 60 है वो रेडिएशन थेरेपी में क्यों यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, क्योंकि उससे गामा रे निकलती हैं। और ये कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन पिछले ही वीडियो में हमने दे रखा है, जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा यूज़ होता है। तो कोबाल्ट 60 किसी भी टाइप के कैंसर की थेरेपी के लिए, और फॉस्फोरस 32 हमने अभी देखा था ऊपर, ये भी यूज़ होता है ब्लड कैंसर के लिए स्पेसिफिकली। तो A और B दोनों ही सही हैं। ये सेम क्वेश्चन आप हिंदी में भी आराम से देख सकते हो।